हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और उसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत, या इसे आप प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पर मैंने सीडीपी के मीन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के डिटेल जो है उसमें क्वेश्चन सारे जो है डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे और साथ में करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, मीन बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो उसके आंतरिक कारक हैं, आंतरिक तत्व हैं और बाह्य तत्व हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, मीन ये जो प्रिंसिपल हैं, ये जो है एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल के ज्ञान के बेस पर एक शिक्षक जो है एक बच्चे की जो लर्निंग होती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग स्टाइल्स जो है टीचर्स यूज़ करता है, इनको जो है वो इन प्रिंसिपल की हेल्प से जो है यूज़ करता है। मीन अगर एक शिक्षक को इन सभी प्रिंसिपलों का ज्ञान होगा, मीन ये प्रिंसिपल जो है एक बच्चे के विकास और वृद्धि से रिलेटेड होते हैं, इन सब का ज्ञान होगा तो एक टीचर जो है बेहतर अधिगम और अच्छी से शिक्षण विधियां जो है बच्चों के लिए यूज़ कर सकता है। तो डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उनका जो रेट होता है, उनकी जो दर होती है वो एक जैसी नहीं होती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, मीन समरूपता का सिद्धांत, ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटररिलेशन, development is predictable, and growth and development are a joint product of both hereditary and environment, and growth proceeds from head to trunk, center to extremities। तो इनको हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो आता है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे क्या बताना है, क्या समझना है, मीन जो विकास है बच्चे का वो बॉम टू टॉम चलता है, मीन बच्चे के गर्भ से लेके कब्र तक चलता रहेगा, ठीक है। ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास कभी भी नहीं रुकता है, लगातार चलता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी स्टेज पर जो है ये कम गति से होता है तो किसी स्टेज पर ये तेज गति से होता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपके हेरिडिटरी है, ठीक है, आपकी हेरिडिटरी और आपके इन्वायरमेंट फैक्टर पर, जो हमारे विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको पता है जो हमारा विकास है वो दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक हेरिडिटरी और आपका इन्वायरमेंट का गुणनफल है ये, ठीक है। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का चैप्टर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में इनको डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे आपने इतना समझ लेना है, ठीक है। तो हम जो है हर दिन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हर दिन हम चेंज होते हैं। जैसे कि हम 10 साल पहले थे, अब वैसे नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप कॉलेज टाइम में बहुत ही ज़्यादा शाई नेचर के हो, शर्मीले स्वभाव के हो सकता है कि अभी आप वैसे ना रहे हो, ठीक है। तो विकास जो है निरंतर चलता रहता है, हर दिन जो है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है। सामान्य से विशेष मतलब विकास हमेशा आपका होल टू पार्ट चलता है, ठीक है। सबसे पहले जो है सामान्य क्रियाएं आएगी और बाद में आएगी विशिष्ट क्रियाएं। मीन बच्चा जो है जब भाषा को सीखता है तो भाषा में जो है हम सबसे पहले सामान्य शब्द सीखते हैं, ठीक है, और बाद में जो विशिष्ट शब्द हैं उनको सीखते हैं, ठीक है। पहले बच्चा क्या करता है, शुरू में पहले बच्चा चीज़ों को पकड़ना, ठीक है, उनको ड्रैग करना, खींचना, फिर उनको फेंकना, ठीक है, और क्रॉलिंग करना, फिर उठना, फिर चलना, फिर दौड़ना, धीरे धीरे सीखता है ये, ठीक है। मीन आपके जो है हमेशा हमारी जो
स्किल होती है ग्रोस टू फाइन चलती है। ठीक है, जैसे कि ये बच्चा है स्टार्टिंग में धीरे धीरे पहले सीढ़ियों पे जो है थोड़ा सा क्रॉलिंग करना शुरू करेगा। ठीक है, एक एक पौड़ी चढ़ता जाएगा और अपने जो उसकी डेस्टिनेशन है, जो उसको सामने दिख रही है ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट कोई रखा है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जी हाँ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। मीन जो बालक की जो वृद्धि है, ठीक है, और उसकी जो विकास है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो गति है, जो रेट है, उसको ध्यान में रखकर जो है वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, कौन सी दिशा में वो बच्चा आगे बढ़ेगा, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, और इसी रेट से जो बच्चा है उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, ठीक है, जो उसकी मेंटली कैपेबिलिटी है, उसको भी मापा जा सकता है। और जो बौद्धिक योग्यता है, मीन जो मेंटली कैपेबिलिटी है, उसकी भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि अगर बात की जाए, अगर बालक की जो हड्डियां हैं, ठीक है, मीन अगर बालक की बोन्स है उनका एक्सरे लिया जाए, ठीक है, तो एक्सरे से भी जो है पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का जो आकार है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन व्यक्तिगत विभिन्नता। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम सब इंसान जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ तक कि जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी मतलब सेम नहीं होते हैं, उनमें भी किसी न किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का विकास जो है अलग अलग होता है और अपनी अपनी गति से होता है। कोई जन्म से जो है बहुत ही स्लो स्पीड से वृद्धि करता है, तो कोई जो है शुरू से ही जो है बहुत ही तेज गति से वृद्धि करना शुरू करता है। ठीक है, तो हर जो बालक है, हर व्यक्ति है, उसका विकास और वृद्धि भी अलग अलग होते हैं। और कोई बालक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है पढ़ने में, ठीक है, तो और कोई जो है शुरू से ही जो है पिछड़ा या मंद होता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम शुरू में अगर पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो बाद में भी अच्छे नहीं होंगे पढ़ने में, ये गलत है। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारी जो पढ़ने की जो गति है, समझने की गति है चीज़ों की, वो स्पीड जो है थोड़ा कम हो, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हम अपने आप को और भी बेटर बनाते हैं, और भी बेहतर बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल एक और लिख सकते हैं कि कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं बचपन में, ठीक है, और कुछ लेट चलना शुरू करते हैं। वैसे ही कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं तो कुछ लेट बोलते हैं। और एक टीचर्स जो है हमेशा क्लास में यही सिखाता है बच्चों को कि रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का विकास और वृद्धि जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें पाई जाती है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, मीन विकास की दिशा का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी आप इसे कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो हमारा विकास होता है, विकास की दिशा होती है, उसमें दो तरह के मेन जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे लागू होते हैं। एक है सेफलोकोडल, जिसको मस्तिष्कमुखी कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे प्रोक्सीमोडिस्टल, जिसे मध्य से बाहर की ओर विकास कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेफलोकोडल है, ठीक है, सेफलोकोडल जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हमेशा हेड टू फुट चलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो हेड टू नीचे हमारे टो तक चलता है। ठीक है, जब बच्चे का विकास सर से लेके पैर तक होता है तो ये कहलाता है आपका सेफलोकोडल। ठीक है, बेबी डेवलप फ्रॉम द हेड टू फीट। और जो आपका प्रोक्सीमोडिस्टल का सिद्धांत है, ये हमेशा आपका कैसे चलता है, ये चलता है आपका मीन मध्य से बाहर की तरफ। ठीक है, मध्य से बाहर की तरफ जो है बच्चे का विकास होता है। मीन पहले जो है जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है वो बनेगी, उसके बाद हार्ट बनेगा और बाकी शरीर के अंग बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा सा प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, तो बेबी डेवलप फ्रॉम दी ऑर्गन नियरेस्ट द मिडल एंड और सेंटर आउटवर्ड। ठीक है, अंदर से सेंटर से बाहर की तरफ बच्चे का विकास होता है। सबसे पहले बड़ी मसल को है डेवलप होती है, उसके बाद छोटी मसल्स का विकास होता है। ठीक है, पहले बच्चा जो है सिर और भुजाओं पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर टांगों पर, और उसके बाद जब टांगों पे अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है तो मीन वो बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना सीखता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ
डायरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। तो मीन जो आपके ये भी हमेशा आपका जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, ठीक है, और होल टू पार्ट चलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है विकास और जो वृद्धि है, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ है, उनके जो है विभिन्न आयाम जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। विभिन्न आयाम आपको पता है, हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट किए, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट किया और आपका फिजिकल डेवलपमेंट किया। तो इन सब के जो है आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अगर बच्चों के हाथ पैर बढ़ रहे हैं या उंगलियां बढ़ रही हैं बच्चों की, तो वो चीज़ों को भी पकड़ना सीख रहा है, ठीक है। तो मीन वृद्धि तो हो रही है लेकिन साथ में बच्चे का विकास भी हो रहा है, ठीक है। विकास मतलब जो आपकी वृद्धि है, वृद्धि मतलब जो आपकी साइज है, ठीक है, लंबाई है, हाइट है, वेट है, वो बढ़ रहे हैं। और विकास मतलब आपकी जो स्किल है, वो दक्षता है, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंगों को, ठीक है, अपने जो पूरे अंग हैं उनको, फिर जो है अंग के जो विभिन्न भाग हैं उनको चलाना सीखता है, ठीक है। होल टू पार्ट चलता है आपका ये प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, जो उन अंग जो भाग होते हैं उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। एकीकरण मतलब मीन उदाहरण के लिए एक बालक पहले क्या करेगा, पूरे हाथ को, फिर अपनी उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को दोनों एक साथ चलाना सिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कार का, ठीक है। तो कार, जब हम कार चलाते हैं तो जो उसका एक रूल होता है ABC, ठीक है। ABC मीन एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है। तो तीनों पे हमारा पूरा ध्यान होता है, स्टीयरिंग हम संभाल रहे हैं उस पर पूरा ध्यान होता है, और सामने जो है हम देख रहे होते हैं। तो सारी जो इकट्ठी जो हमारी सेंसरी मोटर है, ठीक है, उन सबका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एकीकरण का सिद्धांत जो है लागू होता है, ठीक है। मीन एक टाइम पर हम अपने सभी अंगों का यूज करना सीख जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस। तो इंटर रिलेशन मीन परस्पर संबंधित। जी हाँ, जो आपका विकास के जो सभी आयाम है जो हमने पढ़े, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक और इमोशनली एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है ये, ठीक है। अगर एक जो है आपका जैसे कि शारीरिक है, अगर आप शारीरिक रूप से सही नहीं है तो तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, इन सभी जो फैक्टर हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इन सब पर पड़ता है, ठीक है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं तो आपका पढ़ने में भी मन नहीं करेगा, आप मेंटली रूप से भी जो है सही नहीं होंगे, ठीक है। और समाज में भी जो है आप सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे, और इमोशनली भी जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक आयाम में, अगर एक आयाम मतलब अगर मानसिक शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसका अन्य सभी आयामों पर भी जो है पूरी तरह से उसको प्रभावित करता है, ठीक है। अगर बालक जो है शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, फिजिकली फिट नहीं है, तो बालक का सामाजिक और बौद्धिक और संवेगात्मक विकास भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मीन अगर हम शारीरिक रूप से जो है बिल्कुल फिट नहीं होंगे तो हम अपना तरह से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, और अगर हमारी जो है मतलब कमज़ोर सेहत है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, हमारे विकास को पीछे की तरफ धकेलेगी, ठीक है। अगर हमारा शारीरिक विकास बिल्कुल फिट होगा, ठीक है, बच्चा जो है बिल्कुल तंदुरुस्त होगा, ठीक है, तो उसका जो है बाकी एस्पेक्ट्स भी जो है उसके बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो फ्रेंड्स मैचुरेशन एंड लर्निंग हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ा सा ये, ठीक है। परिपक्वता एवं अधिगम मीन जब बच्चे की मैच्योरिटी आएगी तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है। और मैच्योरिटी जो है आपको पता है हाईली रिलेटेड विद हेरिडिटरी, और मैच्योरिटी किससे संबंधित है, यह हेरिडिटरी से संबंधित है, आनुवंशिकता से संबंधित है। और हेरिडिटरी मतलब, हेरिडिटरी आपको पता है जिन विशेषताओं को लेकर हम पैदा हुए होते हैं, और जो विशेषताएं हमें किससे मिली होती है, अपने माता पिता और पूर्वजों से मिली होती है, ठीक है। तो एज के अनुसार क्या आती है, एज के अनुसार बच्चे में मेच्योरिटी आती है। जब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तभी वो अपने मतलब अधिगम है उसको अच्छे से कर पाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि अगर आप छोटे बच्चे को, अगर 5 साल के बच्चे को अगर आप प्याजे का सिद्धांत पढ़ाना चाहो तो वो नहीं सीख पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चों को दुनियादारी सिखाना शुरू कर देते हो तो उसको क्या पता है कि दुनियादारी क्या होती है, ठीक है, वो नहीं समझ पाएगा। वो तभी समझ पाएगा उस चीज़ को जब वो बड़ा होगा, ठीक है, और जब वो उन चीज़ों को समझने के लायक होगा, ठीक है। तो ये था आपका मैचुरेशन एंड लर्निंग, ये भी जो है प्रिंसिपल ऑफ
चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। मैंने पहले बताया था जो डेवलपमेंट है वो किसका गुणनफल है, हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट का। ये दोनों फैक्टर इकट्ठे मिलके जो है विकास को प्रभावित करते हैं। ना तो अकेला फैक्टर प्रभावित करेगा विकास को, ना ये इन्वायरमेंट अकेला करेगा, ये दोनों मिलके करते हैं विकास को प्रभावित, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में जो है, एग्जाम में तो सारे ही चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। दोनों घटक जो हैं, दोनों जो फैक्टर्स हैं हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट, बच्चे के जो शारीरिक है, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास को में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट का क्या रोल रहता है, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। जो आपकी हेरिडिटरी है, बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। हमें जो है जैसे कि हमारी आंखों का रंग, ठीक है, हमारी हाइट, ठीक है, और हमारा चाहे वो फेस का कलर, ठीक है, अपीयरेंस है, वो सब हमें कहाँ से मिलती है, हेरिडिटरी है, जेनेटिक मिलती है हमें, ठीक है। फिजिकली मेकअप दैट चिल्ड्रन इनहेरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो ये है हेरिडिटरी। और दूसरी तरफ है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब हमारी सराउंडिंग, ठीक है, जहाँ बच्चा रह रहा है, ठीक है, आसपास का वातावरण जिसमें हमारे फैमिली आती है, स्कूल आता है, नेबर्स और मीडिया वहाँ पे आती है, ठीक है, इन्वायरमेंट में। तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं बच्चे के सभी विकास के जो विभिन्न आयाम हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट है विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न जो है आप इसमें क्या कहेंगे, ठीक है, क्या होता है ये। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न में क्या कहा जाता है कि हमें पता है कि विकास की जो गति है, स्पीड है, एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होती है, क्योंकि क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फिर भी जो विकास का जो क्रम है, ठीक है, मेन विकास की जो यूनिफॉर्मिटी है उसमें जो पैटर्न है उसमें कुछ ना कुछ समरूपता देखने को मिलेगी। कैसे, देखिए, मानव जाति है हम, ठीक है, तो मानव जाति के जितने भी हम बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं, उन सबकी जो वृद्धि होगी कैसे होगी, उन सबकी वृद्धि कहाँ से शुरू होती है, सर की ओर शुरू होगी, ठीक है। मीन पहले सर का विकास होगा, ठीक है। तो सब जो है 9 महीने में फेटल स्टेज बिगिंस होती है, 9 वीक का है ये, 12 वीक में जो है सेक्स ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट, 16 वीक में बच्चा जो है फिंगर्स एंड टोज होते हैं, 20 वीक्स का यहाँ पे बताया गया है हियरिंग बिगिंस, यहाँ सुनना शुरू कर देता है, 24 वीक्स की बात की गई है, लंग्स जो है यहाँ पे डेवलप होते हैं, 28 वीक्स से जो है यहाँ पे ब्रेन ग्रो होता है, ठीक है। तो 32 वीक्स में जो है बोन्स जो है फुली डेवलप होती है, और 36 वीक में जो है यहाँ पे क्या होता है, मसल्स डेवलप होती है, और 40 वीक्स का जब बच्चा हो जाता है तो फुल टर्म्स जो है ऑल राउंड जो उसकी जो फुल टर्म डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो मीन ये जो है हर एक मानव जाति में सेम ही होता है, ठीक है। तो मीन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न विकास की सेम ही रहेगी सभी एक जाति के सभी लोगों के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। मीन डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। मीन जो विकास होता है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे होता है विकास, जो है एक स्पाइरल नेचर का होता है। स्पाइरल कैसे होता है, ऐसे बनता है ना, मीन जो चीज़ क्या होती है, जो घूम घूम कर चलता है, ठीक है। तो बालक का विकास जो है एक सी गति से नहीं होता है, एक सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि जो है ये आपका वर्तुलाकार होता है, ठीक है। और अगर एक बच्चा जो है बाल्यावस्था में तीव्र गति से बढ़ रहा होता है, लेकिन आगे आने वाले सालों में ये रेट जो है कम हो जाता है, ठीक है, एक फिक्स पीरियड आता है, तब यह दोबारा बढ़ना शुरू होता है। मीन पहले बढ़ते हुए, जैसे कि बालक का विकास पहले जो है बढ़ रहा है, ठीक है,
और फिर बढ़ते हुए थोड़ा सा पीछे हट जाता है बालक का विकास। ठीक है, पीछे हटकर क्या करता है, जितना विकास बच्चे का हुआ है उसको मैच्योर बनाया जाता है, उसको परिपक्व बनाया जाता है, मीन उसको स्थायी बनाया जाता है। जब वो विकास जो है स्थायी हो जाता है उसके बाद फिर से बच्चे का जो विकास है वो फिर से वर्तुलाकार जो स्थिति है उसमें बढ़ना शुरू होता है और आगे की तरफ वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइरल है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है विकास बढ़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ही मेक्स एडवांस इन दिस वे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, फिक्स हो रहा है। ठीक है, फिक्स होने पर फिर से जो है ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ आपका डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। तो नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है। मीन समरूपता की कमी होती है। ठीक है, तो आपको पता है जो विकास है वो जीवन भर चलता रहता है, लेकिन हर जो स्टेजेस है हर स्टेजेस में विकास जो है अलग अलग होता है, मीन एक गति से नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी है, ठीक है, उसमें विकास तेज गति से होता है, लेकिन बाद के सालों में क्या होता है इसकी गति धीमी पड़ जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है जो किशोरावस्था आती है, अडोलसेंस आती है, तो अडोलसेंस के शुरू में इस गति में जो है तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन यह भी जो है अधिक समय तक नहीं रहती है और माना जाता है कि 25 साल के बाद जो है बच्चे का विकास जो है बच्चे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। ठीक है, उसकी हाइट जो है बढ़ना जो है वहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, तो ये था आपका वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे ही प्रिंसिपल जो है समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, और अभी हम करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारक। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल जो है फैक्टर्स में आपके आएंगे हमारे हेरिडिटरी आता है, फिजिकली, इंटेलिजेंस, इमोशनल और सोशल। और एक्सटर्नल फैक्टर में हम करेंगे हेल्थ एंड इन्वायरमेंट ऑफ मदर्स इन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, इवेंट्स ऑफ लाइफ, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो चलिए इनको जो है एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा सबसे पहले हेरिडिटरी, आनुवंशिकता। ठीक है, या वंशानुगत कारक। तो आनुवंशिकता आपको पता है मीन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चों को उनके माता पिता और पूर्वजों से मिले होते हैं। ठीक है, बालक का जो रंग रूप है, उसका आकार है, उसका शारीरिक संरचना है, उसकी हाइट इत्यादि जो है किस पे निर्भर करते हैं, ये कहते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स पर। ठीक है, अगर बालक एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चे के माता पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा भी गोरा ही होगा, यदि माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे काले ही होंगे। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है हर बार। ठीक है, तो इसी प्रकार से माता पिता के अन्य गुण भी जो है जो बाकी सारी क्वालिटी है वो भी कहाँ से मिलती है बच्चों में, आनुवंशिकता से ही मिलती है। ठीक है, कोई बच्चा अधिक जो है प्रतिभाशाली है या फिर सुंदर हो सकता है देखने में, तो कोई बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, हेरिडिटरी इंटरनल फैक्टर है जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट है फिजिकली फैक्टर, शारीरिक कारण। तो शारीरिक कारण में हम देखेंगे बच्चे का फिजिक। तो जो बच्चे जो है जन्म से जो है शुरू से ही थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनकी तुलना में जो सामान्य और स्वस्थ बच्चे होते हैं उनका विकास अधिक जो है होता है। ठीक है, ये तो स्वाभाविक ही है क्योंकि उनका बिल्कुल हेल्दी हैं। ठीक है, तो उनका विकास तो अच्छा ही होगा, लेकिन जो दुबले पतले बेचारे बच्चे हैं उनका विकास होने में उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है अच्छे से। तो नेक्स्ट है शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वृद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अगर फिजिकली हमारे में कोई वीकनेसेस है तो इसका जो है विकास जो है वृद्धि और विकास पर भी जो है इसका क्या होता है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हेल्थ पर तो पड़ता ही है।
और जो बच्चा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा, ठीक है, तो इससे जो है बच्चे के जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, सामाजिक है, संज्ञानात्मक है, ठीक है, बौद्धिक है, संवेगात्मक है, इन पर, इनके विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। मीन फिजिकली आप सही नहीं हैं तो न तो आपका पढ़ने में मन करेगा, ठीक है, और ना ही आपका दिमाग काम करेगा, और इमोशन पे भी आपका कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, फिजिकली फैक्टर जो है एक बच्चे के डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस भी जो है बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो जो बच्चे जो हैं सीखने में अच्छे होते हैं, जिनकी शुरू में सीखने की गति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनका मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्लास में कभी जो है जब टीचर्स बोलते थे कि 5 मिनट में ये क्वेश्चन याद करो और जल्दी से सुनाना है, तो उस टाइम तो सच बोलूँ तो 5 मिनट में मेरे से कुछ नहीं होता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि कितना याद करना है और कितना सुनाना है। तो मीन स्पीड सबकी, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी से उनको याद करते हैं और तभी सुना देते हैं वो। तो मीन वो डिपेंड करता है कि उनकी जो सीखने की गति है वो कैसी है, ठीक है। तो बालक जो है अगर जिनका इंटेलिजेंस अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे मानसिक विकास अच्छा है, ठीक है, अपने परिवार, समाज, विद्यालय में अपने आप को अच्छी तरह से समायोजित कर सकता है। और ये सब उनकी किस पे निर्भर करता है, उनके इंटेलिजेंस पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो सबकी गति अपनी जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, सबका आईक्यू लेवल भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये भी जो है इंटेलिजेंस भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर्स। तो इमोशनली जो है फैक्टर्स जो है कैसे अफेक्ट करते हैं बच्चे के विकास को। अगर इमोशंस, मैंने बताया था आपको इमोशंस 6 तरह के इमोशंस, जैसे कि आपका फियर, लव, डिसगस्ट, ठीक है, ये सारे क्रोध, ये सारे जो है इमोशंस के टाइप हैं। तो अगर बच्चा ज़्यादा गुस्से में होता है या डरा हुआ होता है या बच्चे में ईर्ष्या की भावना अधिक होती है, तो इन सब का जो है बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है, बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो है पढ़ाई में और अन्य कार्यों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, मीन उनका मानसिक विकास भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इमोशनल फैक्टर्स भी जो है बच्चे के विकास में जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सोशल नेचर। तो सोशल नेचर अगर बच्चे का अच्छा है, ठीक है, मेल मिलाप अच्छा है बच्चे का, तो वो समाज में जो है अच्छे तरीके से अपने आप को खुद को बैलेंस कर पाता है, ठीक है, दूसरे बच्चों की अपेक्षा अपने आप को अच्छे से जो है वातावरण में डाल लेता है, और उस सिचुएशन में वो अपनी जो लर्निंग है वो ज़्यादा सीखता है चीज़ों को, अगर बच्चे का सोशल नेचर है। तो ये भी एक तरह से इंटरनल फैक्टर है। तो ये थे इंटरनल फैक्टर्स। अभी हम करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स सबसे पहले हैं हेल्थ एंड इन्वायरमेंट ऑफ मदर्स इन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान जो माता का जो स्वास्थ्य है और उसका जो पर्यावरण, जो परिवेश है, जैसा उसको माहौल मिला है, किस माहौल में जो प्रेगनेंसी का टाइम है उस माहौल में जो मदर्स रहती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अगर गर्भ अवस्था में जो है माता का स्वास्थ्य जो है अच्छा, मानसिक मेंटल लेवल अच्छा होता है, उनका फिजिकली बिल्कुल स्वस्थ होती है, तो उनका अंदर जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसका विकास भी अच्छे से होता है। तभी तो डॉक्टर्स जो है उस पीरियड्स में जो 9th मंथ का 10th मंथ का पीरियड होता है उसमें उनको बिल्कुल जो है केयरफुली जो है उनको रहने की सलाह देते हैं। तो यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इससे क्या होगा, बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति में एक माँ को जो है अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है इवेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन की घटनाएं। तो जीवन की घटनाएं जो है एक बाह्य कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। मीन अगर जीवन में बच्चे के साथ अगर कुछ अच्छा व्यवहार हुआ होगा तब तो उसके विकास की गति भी सही जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों के साथ जो है, जैसे कि माता पिता उनको बचपन में ही छोड़ देते हैं या माँ उनको बचपन में छोड़ देती है, तो जैसे कि तो उनको क्या होता है, माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चों का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आप देख लीजिए तो कोरोना टाइम में जो था, ऐसे भी केस बहुत ज़्यादा आए जिसमें कि बच्चों के माँ बाप दोनों ही जो है कोविड पॉजिटिव होके जो है उन्होंने मतलब वो एक्सपायर हो गए, नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब गवर्नमेंट है वो उनके लिए प्लानिंग कर रही है कि कैसे जो है जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनकी एजुकेशन का पूरा खर्चा वो उठाएंगे किस तरह से, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है वो बच्चे जो है जब शुरू में ही अभी उनको जब माँ बाप का प्यार मिलेगा नहीं, सब कुछ नहीं है, अभी बचपन में ही जो है उनको छोड़ के चले गए, तो फिर उनका जो सर्वांगीण विकास है उसमें जो है
डेवलपमेंट होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिजिकली इन्वायरमेंट, ये है भौतिक वातावरण। ठीक है, तो फिजिकली इन्वायरमेंट बच्चे का फिजिकली इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, और बच्चा जो है जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, ठीक है, जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, इन सब का प्रभाव जो है बच्चे के विकास पर पड़ता है। ठीक है, अगर जहाँ पे इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट पे रहता है वहाँ पे कुछ कमियां हैं, मीन अच्छे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, आसपास का पड़ोस अच्छा नहीं है, और जहाँ पे बच्चों को, अगर हाँ मेन बात की जाए भौतिक सुविधाएं, मीन बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, या वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो उनके फिजिक पर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बीमारियां जो है उनको घेर लेगी। तो इन सभी कारणों से क्या होगा, बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो फिजिकली इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चे के विकास में। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेज। तो सोशियो इकोनॉमिक मीन सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, अगर गरीब परिवार के बच्चे हैं तो उनका विकास, तो आपको पता है जब बच्चे के माँ बाप के पास पैसे नहीं होगा, गरीब होंगे, तो वो बच्चों को कैसे जो है अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे स्कूलों में उनको नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अच्छे से उनको जब बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, या फिर वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको करने को नहीं मिलेगी, स्पोर्ट्स उनको करने को नहीं मिलेगी, तो कैसे बच्चों का विकास होगा। ठीक है, तो विकास उनका अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, और अगर अमीर बच्चे हैं, अमीर बच्चे मीन आप मिडिल क्लास ले लो, ठीक है, मीन बच्चों के पेरेंट्स के पास रोजगार है अच्छा, ठीक है, तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है बच्चों के लिए। ठीक है, और बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ पाते हैं, और वहाँ पे उनका शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास भी बिल्कुल अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स। तो अभी हम करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, विकास के अनुक्रम सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। विकास के अनुक्रम का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में आपने क्या पढ़ा है कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, अनुगामी अनुक्रम अथवा निरंतरता का विकास। ठीक है, विकास जो अनियमित हो, बालक का मानसिक विकास या तीव्र विकास। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, अनुगामी अनुक्रम अथवा निरंतरता का विकास, मीन विकास जो है निरंतर चलता रहता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, अंतः संबंधों के सिद्धांत से तुम क्या समझते हो। अंतः संबंधों का मतलब आपके प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस। तो इंटर रिलेशन मीन परस्पर संबंधित जो होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो विकास के, जो वृद्धि और विकास के जो डिफरेंट पहलू हैं वो सभी जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावात्मक क्षेत्रों में विकास और वृद्धि अंतर संबंधित है। सेकंड, एक पक्ष में विकास दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। थर्ड, उपयुक्त कथन ए शुद्ध है। फोर्थ, उपयुक्त कथन ए और बी दोनों शुद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन ए भी आपका आंसर सही है, ऑप्शन 2 भी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स जो हैं, इन सभी फैक्टर्स का विकास और वृद्धि से रिलेटेड है ये। ठीक है, और अगर एक पक्ष में विकास होता है, अगर सही विकास हुआ तो बाकी पक्ष में भी जो है सही विकास होगा बच्चे का। अगर एक ही पक्ष में जो है विकास अच्छा नहीं हुआ बच्चे का, तो दूसरे पक्ष में भी बच्चे का विकास बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, शारीरिक अगर फिट है तो बाकी विकास भी अच्छे से हो जाएंगे। अगर फिजिकली फिट नहीं है बिल्कुल भी, तो बाकी जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, बाकी जो आयाम हैं उन पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, दोनों ही सही है अंतर संबंधों के सिद्धांत में। तो नेक्स्ट है, समरूपता में कमी से क्या अभिप्राय है। तो समरूपता में कमी मतलब रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, आपको पता है कि जो ग्रोथ और जो आपकी डेवलपमेंट की रेट है वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, सब में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, वृद्धि और विकास में कोई समरूपता नहीं है। ठीक है, वृद्धि और विकास में कोई समरूपता नहीं है। तो ये है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई समरूपता नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये गलत है। सेकंड, विकास सतत है परंतु भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है विकास तो कंटिन्यूटी में चलता है, लेकिन अलग अलग जो स्टेजेस है उसमें
एक रेट से नहीं होता है ये, ठीक है। और थर्ड है शैशव काल में विकास धीमा होता है, ये गलत है क्योंकि शैशव काल में ही बच्चे का विकास की गति सबसे ज़्यादा होती है। और वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, तो वृद्धि और विकास जो है साथ साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो समरूपता में कमी से क्या अभिप्राय है, मीन ये आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कि विकास चलता रहता है परंतु अलग स्टेजेस में अलग अलग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक के योग्य बनाती है, ठीक है। तो मानव अगर बुद्धि और विकास की समझ अगर एक शिक्षक को अच्छे से होगी, ठीक है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास की समझ अगर एक शिक्षक को होगी तो वो एक शिक्षक को किस योग्य बना देती है फिर वो, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षणाभ्यास में, जी नहीं। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाने के लिए, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, अगला देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को ये बताने की वे अपने जीवन को कैसे सुधारें, जी नहीं। तो अगर मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक में होगी तो इससे क्या होगा, एक शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता हो जाएगी। जी हाँ, अगर जो है जो बच्चों की शिक्षण मतलब बच्चों को किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, किस टीचिंग स्टाइल से उसको पढ़ाया जाएगा जिससे कि उसकी लर्निंग बेटर हो, वो तभी पता चलेगा जब एक शिक्षक को बच्चे की बुद्धि और विकास की अच्छे से समझ होगी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बच्चे की बुद्धि अलग होती है और विकास भी बच्चे का अलग अलग होता है अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इसमें आपने बताना है। तो पहला है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये तो गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये तो गलत है क्योंकि आपको पता है विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर बच्चा फिजिकली सही होगा तो बाकी एस्पेक्ट्स पे भी जो उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये तो गलत है। सेकंड, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है, ये सही है क्योंकि सबकी कोई धीमी गति से सीखता है तो कोई तेज गति से सीखता है शुरू के जो है स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो ये कह रहे हैं कि विकास रेखीय होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि विकास आपको पता है स्पाइरल नेचर का होता है, ये भी गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास के बारे में ये बोल रहा है, विकास के सिद्धांत के बारे में। तो आपको पता है विकास के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ विकास का एक ही सिद्धांत जो है सही बैठता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है। जो हमने अभी डेवलपमेंट के जो है सिद्धांत किए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट किए, अगर शिक्षक को इनकी समझ आ जाती है तो शिक्षक के लिए वो किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो आर्थिक पृष्ठभूमि को समझ के टीचर क्या करेगा, ठीक है, कि बच्चे के माँ बाप कितना कमाते हैं, ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में क्यों पढ़ाना चाहिए, ये एक टीचर तो ये जो है सिद्धांत हमारे नहीं सिखाते हैं, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जाता है, तो शिक्षक जो सिद्धांत है ये डिफाइन नहीं करते हैं। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में और शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, सामाजिक स्तर को पहचानने में भी जो है विकास के सिद्धांत जो है इस तरह से जो है ये काम नहीं करते हैं। तो एक ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों मीन जो बच्चा जो है किस मेथड से बेटर रूप से सीख पाएगा, जो लर्निंग स्टाइल्स है, ठीक है। तो लर्निंग स्टाइल को जो है प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है जो विकास के सिद्धांत है वो एक शिक्षक की हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। तो आपने ये देखा है कौन सा सिद्धांत है, ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, और ये आपका अंतर संबंधित मीन आपका ये इंटरलेशन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये आपका इंटीग्रेशन का सिद्धांत है। अंत्यक्रिया का सिद्धांत ये वाला कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आपको पता है जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें जब बच्चों को टीचिंग की जाती है तो जैसे कि कोई पहाड़ा उनके लिए टेबल्स याद कराया जाता है, तो टेबल्स के लिए गाना गाना गा के जो है आपने भी जो है प्राइमरी स्कूलों में जो है गाना गा के हमने भी पहाड़े गाए हैं, ठीक है। कविताएं जो है गाना गा के बच्चों को सिखाई जाती है। तो ये जो है मूल रूप से किस पे आधारित है, ठीक है, ये आपने यहाँ से पूछा गया है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो ये आधारित है बच्चे के विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है। और आपको पता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्हीं की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पर जो है बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है, छोटी क्लासेस में। नेक्स्ट है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है, ठीक है। एक टीचर है, ठीक है, बच्चों की क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उनको जरूर समझना चाहिए क्योंकि हर एक बच्चे की कैपेसिटी याद करने की, समझने की अलग अलग होती है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, तो वो है आपका शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो वो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो जब जो है मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनका जो है बच्चे की लर्निंग में, बच्चे को सिखाते समय जब इन सिद्धांतों का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उससे जो है बच्चे का अधिगम बेटर बनता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। शिक्षा संबंधी विज्ञान होता है, ये मनोविज्ञान होता है, ठीक है। मनोविज्ञान मीन बच्चे के व्यवहार में चेंज लाना किसी तरह का, ठीक है। इसमें मानव के व्यवहार को अध्ययन किया जाता है, बच्चे के व्यवहार को यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसमें शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, और उसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है, बच्चे मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो शैक्षिक समस्याएं प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, उनको दूर किया जाता है, ठीक है। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान का मीनिंग और यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान एक क्या है, विज्ञान है। तो किसका विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान में आपने हमेशा याद रखनी है इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसके, बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाया जाता है, उसको बेटर बनाया जाता है, उसके अधिगम को बेटर बनाया जाता है ताकि वो आगे जाके एक अपने आप के लिए जो है खुद जो है एक अच्छा नागरिक बन सके और अपनी जो स्किल है उसका यूज़ करके रोजगार के साधन खुद को ढूंढ सके, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, तो ये सिद्धांत आपका कौन सा है आपने यहाँ पे बताना है। क्या ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एक आयाम में जो है अगर थोड़ा सा भी पिछड़ा रह जाता है बच्चा तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, मीन जो विकास के जो डिफरेंट आयाम है वो एक दूसरे से क्या है, इंटररिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशंस या आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। तो आंतरिक और बाह्य हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आंतरिक कारक यहाँ पे पूछे हैं बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण। तो ये सारे ही जो है हमने किसमें किए हैं, इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे ही इंटरनल फैक्टर में आएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। तो बाहरी कारक पूछे हैं तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक और जीवन की घटनाएं। तो ये तीनों ही जो है आपके बाह्य कारक हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा, तो यहाँ पे आपने बताना है शारीरिक रूप से विकलांग बालक,
तो अगर शारीरिक रूप से विकलांग बालक है तो उसका विकास कैसे अच्छा हो सकता है, ये गलत है। सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक मीन जो बिल्कुल सोशियो इकोनॉमिक रूप से बिल्कुल संपन्न है, तो क्या उसका विकास अधिक होगा, अधिक होने की बात की गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसके बच्चे के पास पैसा सब कुछ है, माँ बाप अच्छे जो है कमाते हैं, ठीक है, तो उसका विकास भी अधिक होगा, ये गलत धारणा है। आर्थिक रूप से संपन्न बालक या उपरोक्त सभी, सॉरी थोड़ा मैंने थर्ड ऑप्शन का ये डिफाइन कर दिया, जो मैंने सेकंड में डिफाइन किया, ये थर्ड ऑप्शन की मैंने डेफिनेशन दी है कि आर्थिक रूप से संपन्न बालक का अधिक विकास होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा के पेरेंट्स जिसका बैकअप अच्छा है वो अच्छा जो है विकसित हो पाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक, जो हमने किया था इसका, ठीक है, कि जो बच्चा जो है सोशियो इकोनॉमिक, अगर बच्चे की स्थिति अच्छी है, सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं, ठीक है, वो बच्चे के अच्छे हैं, तो मेन इससे क्या होगा, बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा, अच्छी उसको जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी, ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चे का विकास अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो शिक्षकों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चों के विकास के जो डिफरेंट आयाम हैं, ठीक है, शारीरिक है, मानसिक है, आपके संवेगात्मक है, इमोशनली जो है, ठीक है, इन सब की जानकारी एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों, किस लिए, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। जी हाँ, अगर शिक्षक को जो है इन सभी बच्चों की अगर शारीरिक मानसिक रूप से विकास का बच्चों को शिक्षक को ज्ञान है, तो बच्चा किस समस्या से जो है जूझ रहा है वो एक टीचर अच्छे से समझ तभी पाएगा जब उसको उसके मानसिक जो है विकास का ज्ञान होगा। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, ठीक है, तो बच्चे के अकॉर्डिंग जो है शिक्षक जो है किस तरह से, कौन सा बच्चा जो है किस तरह से अच्छे से सीख पाता है, उसी तरीके से जो है टीचिंग मेथड टीचर यूज़ करेगा। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए, और जो बालक के लिए सबसे बेस्ट जो है टीचिंग इन्वायरमेंट होगा वो बच्चे को प्रोवाइड कर पाएगा एक शिक्षक। तो ये तभी प्रोवाइड कर पाएगा जब एक शिक्षक को बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसमें आएंगे। तो बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, तो बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्रेंड्स हमने शुरू के जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें किया था कि बाल विकास में जो है बच्चे के स्टार्टिंग में जो जन्म से पूर्व की अवस्था आती है इसमें, ठीक है, फिर आपकी सेकंड जो आपकी शैशवावस्था आती है, ठीक है, बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। तो इन जो मेन 3 जो कैटेगरी थी, जो 3 स्टेजेस है, उनका अध्ययन किया जाता है। मीन यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा, बालक की जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, तो किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, जो आपके एलिमेंट्री टीचर्स एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है जब टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में, तो उस स्थिति में जो है एक टीचर के लिए बाल मनोविज्ञान का स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और आपको पता है छोटे बच्चों में सबसे मेन जो है उनका शारीरिक विकास का जो है, और मेंटली जो है शारीरिक विकास का जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उनको अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छा इन्वायरमेंट माहौल उनको प्रोवाइड करके करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में जो है एक बच्चे का शारीरिक विकास ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो बाल मनोविज्ञान की जो ज़रूरत नहीं है, जरूरी नहीं है वो, ठीक है, ये पूछा है। तो बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, तो बाल मनोविज्ञान जो है बच्चे के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक होता है, क्योंकि इससे बच्चे की विकास और वृद्धि की गति को पता लगाया जा सकता है, ये सही है। सेकंड, बाल निर्देशन में सहायक, बच्चों को जो है डायरेक्ट करने में जो है बाल मनोविज्ञान सहायक है, ये भी सही है। शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, आर्थिक प्रगति में जो है वो भी शिक्षक की जो है ये सहायक, इसमें जो है बाल मनोविज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं रहती है, ये गलत है।
फोर्थ है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। जी हाँ, जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसको समझने में बाल विकास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है ये पूछा है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर होगा, जो कि इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मानव विकास का संबंध आपने सिद्धांत पढ़े, तो मानव विकास का संबंध किससे होता है, कौन सा सत्य है। तो मानव विकास हमेशा आपका पता चलता है जनरल टू स्पेसिफिक चलता है ये। ठीक है, होल टू पार्ट चलता है ये। ठीक है, पहले संपूर्ण अंगों का विकास होगा, फिर डिफरेंट अंगों के जो भाग होंगे उनका विकास होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है, तो ये आपने सिद्धांत पढ़े हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कीजिए। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत है, ये है आपकी विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का सिद्धांत है ये। ठीक है, जहाँ पे आपने देखा था कि बालक का विकास कैसे होता है, आपका सिर से पैर की तरफ होता है। ये आपका कौन सा सिद्धांत था, सेफलोपोडल। नेक्स्ट है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक बालक पहले अपने पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन देख लीजिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो आपने क्या किया था, कौन सा सिद्धांत है ये है इंटीग्रेशन का सिद्धांत, इंटीग्रेशन मीन एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, निश्चित दिशा में होती है, यहाँ पे कोई सत्य नहीं है, ये सही है। विकास की दिशा एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, जो आपकी दिशा है, मतलब जैसे कि सर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होगा। ठीक है, तो सेकंड है, ये सही है। सेकंड, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संयुक्त परिणाम मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है आपकी, डेवलपमेंट और ग्रोथ है। ठीक है, इन्वायरमेंट और आपके जो हेरिडिटरी है, इन दोनों का गुणनफल है, ये सही है। थर्ड है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये तो गलत है, क्योंकि इन सबके रेट को ध्यान में रखकर इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, हमने वो प्रिंसिपल पढ़ा था ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, तो वही है, तो ये तो गलत हो गया। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका जनरल टू स्पेसिफिक चलता है ये, तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, तो 3 आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है। ठीक है, तो एक प्रगतिशील परिवर्तन है, मीन लगातार परिवर्तन होते रहते हैं एक प्राणी में। ठीक है, तो जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर और निर्देशित होते हैं, तो ये किसने कहा था, ये कहा था ड्रेवर ने। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है, फर्स्ट है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, एक क्रम होता है, रैंडमली विकास नहीं होता है। ठीक है, कि हम रात को सोए और सुबह उठे तो एकदम से हम लंबे हो गए। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप चलता है ये। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, बिल्कुल सही है। स्लोली विकास होता है, और जब होना होता है, जब मेच्योरिटी होती है तभी होगा। ठीक है, और थर्ड है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न जो है इसमें होता है। ठीक है, मनुष्य जाति है तो उनका एक ही तरह से विकास होगा। ठीक है, सर से पैर की तरफ उनका विकास होगा, तो उपरोक्त सभी जो है सही है। नेक्स्ट है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है।
ठीक है। तो बच्चों का जो विकास होगा उनकी किसके अनुरूप होगा, जो उनकी इंडिविजुअलिटी होगी, ठीक है। तो हमने बताया था कि हर एक बच्चे का जो है अलग अलग विकास होता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न होता है, तो उसमें किसका अंतर होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत था, ये था व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके ब्लैंक की जानकारी शिक्षकों को हो, ठीक है। तो शिक्षकों के लिए अगर बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए एक शिक्षक को किसकी जानकारी होनी चाहिए, बच्चे के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ठीक है। बच्चों का बिहेवियर, उस बच्चों के एटीट्यूड्स, उनके इंटरेस्ट, ठीक है, और सारा जो डिटेल है उनके बारे में एक टीचर को पता होना चाहिए, तभी वो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों के लिए टीचिंग जो मेथड्स है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, उनके लिए यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।